हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के सेशन के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीवाईक्यू सीरीज। इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू चाहे आप नीट जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर एनडीए या रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पीवाईक्यू सीरीज को शुरू करने से पहले आप एक बात ध्यान से जरूर सुने कि जो भी पीवाईक्यू आपके सामने आएंगे, है ना, उस पीवाईक्यू को आप एक बार ध्यान से देखें, है ना, और देखने के बाद आप सेल्फ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आपसे सॉल्व होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको मैंने डिटेल से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन डिटेल से समझने से पहले आपको एक बार खुद को चेक करना है कि क्या ये जो क्वेश्चन है वो मेरे से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ क्वांटम नंबर इज। इस क्वेश्चन में आपको एक रिलेशनशिप दी है, कौन सी? n प्लस एल इज इक्वल 5, जिसमें हमारा n कौन है? तो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l कौन है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। दोनों की वैल्यू को ऐड करते हैं तो आंसर कितना मिल रहा है? 5। यहां पर आपको निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जिनके n प्लस l की वैल्यू 5 होती है, वो कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसके टोटल नंबर आपको बताने हैं। तो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, उनके नेम मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। अब ये जो ऑर्बिटल जो आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको वो ऑर्बिटल निकालने हैं जिनके n प्लस एल की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल के n प्लस एल की वैल्यू 5 होती है वो हम निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल हमारा है 1s। 1s के लिए हमारे n की वैल्यू कितनी होती है? 1, और l की वैल्यू क्या होती है? 0। 1 प्लस 0, n प्लस l की वैल्यू क्या होगी? 1। तो 1s के अंदर n प्लस l की वैल्यू 5 प्राप्त नहीं होती है। आगे चेक करते हैं। 2s के लिए n की वैल्यू हमारी होती है 2, और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। 2 प्लस 0 इज इक्वल 2। 5 होती है क्या? नहीं होती है। तो इसी तरह कौन कौन से ऑर्बिटल की वैल्यू n प्लस l की वैल्यू 5 प्राप्त होगी? तो वो ऑर्बिटल होंगे हमारे एक तो 3D। तो 3D के अंदर n प्लस l की वैल्यू 5 कैसे प्राप्त होती है? तो n की वैल्यू होती है 3 और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाता है n प्लस s इक्वल 5। फिर उसके बाद जो 4p ऑर्बिटल होते हैं ना, 4p के लिए n की वैल्यू होती है 4 और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाता है? 5। 3D और 4p के बाद में एक जो 5s ऑर्बिटल होता है उसके अंदर n की वैल्यू होती है 5 और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 5 प्लस 0 इज इक्वल 5। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि 3D, 4p और 5s तीनों के अंदर n प्लस l की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? 5 प्राप्त होती है। और हमें बताना क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब इन तीनों के अंदर मिला करके टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं वो हमें बताने हैं। तो 3D ऑर्बिटल के अंदर टोटल ऑर्बिटल होते हैं हमारे 5, 4p के अंदर टोटल ऑर्बिटल होते हैं हमारे 3 और 5s के अंदर हमारे ऑर्बिटल होते हैं कितने? 1। तीनों ऑर्बिटल के अंदर ये जो ऑर्बिटल होते हैं उनको ऐड करते हैं तो टोटल कितने ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं? तो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 ऑर्बिटल हमें प्राप्त होते हैं। तो n प्लस l की वैल्यू जो 5 प्राप्त होती है, ऐसे ऑर्बिटल हमारे टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 9 ऑर्बिटल होते हैं। तो 9 ऑर्बिटल वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 5f ऑर्बिटल। मतलब यहां पर आपको ये पूछा गया है कि 5f ऑर्बिटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की हमें क्या बतानी है? क्वांटम नंबर के जो सेट है ना, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू, ये जो 4 क्वांटम नंबर के ये जो सेट आपको 4 ऑप्शन के रूप में दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सेट हमारा सही है उसका जवाब आपको देना है। तो यहां पर कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है? ऑर्बिटल हमारा कौन सा है? 5f। ओके, तो 5f के लिए जो n की वैल्यू जो होगी, n की वैल्यू क्या होगी? 5। तो n की वैल्यू 5 वाले ऑप्शन कौन है हमारे? B, C और D। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद में कौन सी वैल्यू देखनी है हमको? l की वैल्यू।
तो एल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो एल की वैल्यू निकालते हैं एल इज इक्वल n-1, है ना। तो n-1 करेंगे मतलब 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 वाला ऑप्शन कौन सा है? 4 वाला ऑप्शन हमारा है केवल ऑप्शन नंबर सी, है ना। बी के अंदर कितना है 3 है और डी के अंदर कितना है 5, मतलब ये वाला सी के अंदर एल बराबर 4 हमारा क्या हो जाएगा सही। उसके बाद में जब एल इज इक्वल 4 हो, इसका मतलब जो m की वैल्यू क्या हो सकती है? तो m की वैल्यू +4 से लगा करके -4 तक हो सकती है। तो क्या -4 और +4 के बीच में यहाँ m की वैल्यू है? तो यस, m की वैल्यू -4 टू +4 के बीच में। और s की वैल्यू क्या हो सकती है? तो s की दो वैल्यू हो सकती है, या तो +1/2 या -1/2, है ना। दोनों में से कोई भी हो, ये हमारी क्या होती है s की वैल्यू। तो ये सी ऑप्शन के अंदर जो चारों जो वैल्यू दी है एन, एल, एम और एस, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू का जो सेट जो दिया हुआ है वो सी ऑप्शन में हमारा जो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सही है। ओके, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ H, Li, Na एंड K इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के 2s कक्षक की बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम है। तो इस सवाल के अंदर आपको क्या बताना है कि हमारा जो एटम होता है उसका ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है 1s, और उसके बाद में जो सेकेंड ऑर्बिटल जो होता है वो हमारा कौन सा होता है 2s। तो इस 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो ये 4 एलिमेंट दिए आपको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन चारों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है कि कम होती है? उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर 2s ऑर्बिटल हो या कोई भी ऑर्बिटल हो, उस ऑर्बिटल की जो एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला आपके सामने है। यहाँ पर ये एनर्जी को कैलकुलेट करना है। एनर्जी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, इसलिए यहाँ पर आगे -13.6 इंटू Z²/n², उसका जो फॉर्मूला होता है एनर्जी निकालने का। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी निकालनी है? 2s ऑर्बिटल की हमें एनर्जी निकालनी है। तो 2s ऑर्बिटल के अंदर जो n की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी 2, और इस 2s ऑर्बिटल के लिए जो z की वैल्यू होगी वो ये जो 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट की जो z की वैल्यू मतलब जो एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम एनर्जी की वैल्यू का जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा वो ध्यान से देखना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर n² की वैल्यू तो सबके अंदर क्या है 2 ही है, वो तो फिक्स है। अब इस फॉर्मूले में चेंज कौन होगा? केवल z की वैल्यू। तो z की वैल्यू यदि किसी एलिमेंट की ज्यादा होगी तो यहाँ एनर्जी की वैल्यू भी नेगेटिव में क्या प्राप्त होगी, हमें ज्यादा प्राप्त होगी। और यदि z की वैल्यू यदि कम होगी तो नेगेटिव में वैल्यू भी हमें क्या प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपके एलिमेंट कौन कौन है? एक तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, पोटेशियम है और सोडियम है। तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होती है 1, लिथियम के लिए z की वैल्यू क्या होगी 3, सोडियम के लिए z की वैल्यू 11 और पोटेशियम के लिए z की वैल्यू 19। तो इस z की वैल्यू के अकॉर्डिंग यदि हम z की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हमें सबसे कम प्राप्त होगी। जब नेगेटिव में वैल्यू कम प्राप्त होगी मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, हमें ज्यादा प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर यदि हम z की वैल्यू यदि 19 रखेंगे तो वो नेगेटिव में सबसे ज्यादा नेगेटिव में प्राप्त होगी, मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z की वैल्यू जिसकी हमारी कम हुई उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या हुई, ज्यादा। तो z की वैल्यू हाइड्रोजन की सबसे कम, तो एनर्जी की वैल्यू हाइड्रोजन की सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर उसके बाद z की वैल्यू 3, तो 3 वाला हमारा कौन है, लिथियम। तो हाइड्रोजन से कम हमारी होगी लिथियम की और उससे कम हमारी होगी 11 वाले की। 11 में हमारा कौन है, सोडियम। और सबसे कम एनर्जी होगी जिसमें z की वैल्यू क्या होती है 19, तो वो हमारा हो जाएगा पोटेशियम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के अंदर जो एनर्जी के जो ऑर्डर है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, ध्यान से देखो, व्हाट इज द वेवलेंथ, अपने को क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम n इंफिनिटी टू n2। मतलब आपको क्या निकालना है, एक हाइड्रोजन एटम है जिसका ये न्यूक्लियस, इसका हमारा ये फर्स्ट सेल और ये इसका सेकंड सेल, जिसमें n की वैल्यू क्या हो रही है 2। और इस हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन हमारा n इंफिनिटी के अंदर है,
और वो n इन्फिनेटिव से कहां पर आ रहा है, इस सेकंड वाले शेल में। तो उस समय ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जो रेडिएशन जो इमिटेट करता है, तो वो कौन से वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिटेट कर रहा है, उसके वेवलेंथ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वेवलेंथ की वैल्यू हम निकालेंगे प्लांक की क्वांटम थ्योरी से। प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला प्राप्त होता है, लैम्डा इज इक्वल hc/E, जिसमें आपका जो h है वो कौन है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहां पर दी हुई है, और c हमारा कौन है, स्पीड ऑफ लाइट, उसकी भी वैल्यू हमको दी गई है। अब हमें यहां पर हमारे पास में कौन नहीं है, E मतलब एनर्जी। किसकी एनर्जी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटिव से सेकंड वाले शेल में आता है, तो दोनों के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस हुआ वो एनर्जी हमको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। जब एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको लैम्डा जो वेवलेंथ है उसकी भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लांक कांस्टेंट जो h है उसकी वैल्यू हमें दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो यहाँ पर एनर्जी भी हम किस में निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जब हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, E इज इक्वल -13.6 इंटू Z² जिसमें Z² कौन है, एटॉमिक नंबर, और N कौन है, नंबर ऑफ शेल। तो सबसे पहले हम n इज इक्वल इन्फिनेटिव के अंदर जो एनर्जी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू यदि हम इन्फिनेटिव रखेंगे, इन्फिनेटिव का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो इन्फिनेटिव के अंदर जो हमारी एनर्जी की वैल्यू जो होगी E इन्फिनेटिव, वो हमारी हो जाएगी 0। तो n इन्फिनेटिव के लिए तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब n इज इक्वल 2 के लिए हम एनर्जी की वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा E2 इज इक्वल -13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन कौन से शेल की एनर्जी निकालनी है, सेकंड वाले शेल की, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो E2 की वैल्यू निकालने के लिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपको मिलेगी। जब इलेक्ट्रॉन n इन्फिनेटिव से n2 के अंदर आता है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस हुआ वो एनर्जी हमारी हो जाएगी E इज इक्वल E इन्फिनेटिव माइनस E2। तो यहाँ पर E इन्फिनेटिव तो हमें मिल गया 0, और ये माइनस, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मिली -3.4, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी का जो डिफरेंस हुआ उस एनर्जी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 3.4। अब आगे हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है। तो ध्यान से देखना, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, लैम्डा इज इक्वल hc/E, जहां पर हम h की वैल्यू, हमारा जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, c जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमने रख दी, उसके बाद में जो एनर्जी की वैल्यू जो हमने निकाली अभी 3.4 उसको रख दिया। फिर उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 3.65 इंटू 10⁻⁷ मीटर के अंदर हमको प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किसमें दिए हुए हैं, नैनोमीटर के अंदर आपको दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर 10⁻⁷ को 10⁻⁹ के अंदर चेंज करेंगे, तो जिससे ये नैनोमीटर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जब इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो ये 3.65 है वो हो जाएगा 365, और ये 10⁹ है वो चेंज हो जाएगा नैनोमीटर के अंदर। तो हमारा जो लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें 365 नैनोमीटर, और ये ऑप्शन हमारा कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ये हमें प्राप्त होगी लैम्डा वेवलेंथ। जो इलेक्ट्रॉन जो है वो n इन्फिनेटिव से n2 के अंदर आता है हाइड्रोजन एटम के अंदर, उस समय इतनी वेवलेंथ वो क्या करता है, इमिटेट करता है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। यहाँ पर आपको ABCD के अंदर क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिए हुए हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके आपको क्या बताना है, इनका जो एटॉमिक नंबर है ना, कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें क्या करना है, उनको अरेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनका एटॉमिक नंबर निकालते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ए के अंदर कौन सा है, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के साथ में कौन है, 5s2 5p5। तो क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है हमारा, 36, है ना।
और 36 के साथ में 2 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 7 को ऐड करना है। तो 36 के अंदर हम 7 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 43। इसका मतलब ए वाला जो है एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है उसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, 43। उसी प्रकार बी वाले का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो बी वाले के अंदर हमारा नियोन है ना, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। ओके, 10 के साथ में हमें 3s2 3p3 दिया है ना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 5 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने हैं। तो 10 में 5 ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा हमारा 15। ओके, इसका है 43 और इसका हो गया 15। थर्ड वाले को हम चेक करते हैं, सी के अंदर हमें दिया है Ar4s2 4p1। तो Ar का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा कितना होता है, 18। 18 के अंदर 4s के 2 ऐड करना है, 20 हो जाएगा, और 4p1 है ना, मतलब 21। और लास्ट डी वाले को देख लेते हैं। डी वाले के अंदर कौन है, जीनोन। जीनोन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 54। 54 में हम 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55। तो चारों के एटॉमिक नंबर तो हमें प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें इसको अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम एटॉमिक नंबर हमारा किसका है, बी का। तो यह सबसे पहले हमारा आ जाएगा बी। उसके बाद हमारा कौन आ जाएगा, बी के बाद आएगा हमारा सी। सी के बाद आएगा हमारा 43। 43 वाला कौन सा है, ए। उसके बाद में लास्ट आएगा 54। 54 वाला कौन सा हमारा, डी। तो बी सी ए डी है ना, बी सी ए डी वाला ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बी सी ए डी हमारा आ रहा है ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिए हुए थे, और उससे आपको क्या निकालना था, उनके एटॉमिक नंबर, और उनको फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उनको अरेंज करना था। ओके, द करेक्ट प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी phi square r as a function of distance r of the electron from the nucleus for 2s orbital is। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 प्लॉट दिए हैं। ये जो प्लॉट है वो किस किस के बीच में बने हुए हैं, एक तो phi स्क्वायर और दूसरा कौन है, r। phi स्क्वायर किसकी वैल्यू को बता रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी, तो इलेक्ट्रॉन की। जो न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस के चारों जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी, कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उसकी वैल्यू बताता है हमारा phi स्क्वायर। मतलब phi स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और phi स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। और उसके साथ दूसरा हमारा कौन है, r। r मतलब जो एटम होता है उसकी रेडियस। तो यहां पर आपको बताना क्या है, ये जो 2s ऑर्बिटल जो होता है, 2s ऑर्बिटल के लिए phi स्क्वायर और r दोनों के बीच में ये जो 4 प्लॉट दिए हैं उसमें से कौन सा प्लॉट है वो सही है, वो हमें बताना है। तो उसके लिए जो एटम का जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने दे रहा हूं, ध्यान से देखना। इस एटम के स्ट्रक्चर का बिल्कुल ध्यान से देखो कि यहां पर ये बीच में हमारा कौन है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पास में जो फर्स्ट जो स्फेरिकल जो आपको दिख रहा है वो स्फेरिकल हमारा है कौन सा ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। और उस 1s ऑर्बिटल के अंदर जो आपको डॉट जो दिख रहे हैं वो हमारा है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जो यहाँ पर किसकी वैल्यू को बताता है, phi स्क्वायर की वैल्यू को बता रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल जो आपको दिख रहा है, ये ऑर्बिटल हमारा कौन सा है, 2s ऑर्बिटल। इस 1s और 2s दोनों के बीच में ये जो वैकेंट जो एरिया आपको दिख रहा है ना, जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एरिया हमारा कहलाता है नोड। जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मतलब phi स्क्वायर की वैल्यू वहां पर क्या होती है, 0। वो एरिया हमारा क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। कौन सा नोड है, रेडियल नोड। अब यहां पर आपको इस स्ट्रक्चर को देख करके ये जो 4 प्लॉट है उसमें से कौन सा प्लॉट हमारा सही है वो आपको बताना है। जहां पर phi स्क्वायर है वो हमारे इलेक्ट्रॉन जहां जहां है उसकी डेंसिटी को बताता है, और r आपको बता रहा है उसकी रेडियस को। तो ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस जो बीच में सेंटर में है, उस न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। मतलब हमारी phi स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। तो हमारा प्लॉट जो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है वो कौन कौन से प्लॉट है, एक तो ये फर्स्ट वाला प्लॉट जिसमें phi स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, वहां से स्टार्ट हो रहा है। और एक ये फोर्थ वाला प्लॉट जहां पर phi स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि प्लॉट कहां से स्टार्ट होगा, जहां पर phi स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। क्यों,
क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और इस न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसकी रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब फाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ नीचे के डायरेक्शन की ओर आएगा। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि हमारा ये एक तो फर्स्ट वाला और एक फोर्थ वाला, दोनों में से ही हमारा एक ऑप्शन सही है। 2 वाला और 3 वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर फाई स्क्वायर की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले प्लॉट में और फोर्थ वाले प्लॉट में क्या डिफरेंस है। हमें यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल का प्लॉट निकालना है, 2s ऑर्बिटल। और ये जो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो भी कौन से ऑर्बिटल के हिसाब से बनाया है, 2s ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो ध्यान से देखो, न्यूक्लियस से जब फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे 1s के अंदर, तो उसका प्लॉट यहाँ पर धीरे धीरे डाउन में जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बीच में ऐसा एरिया आएगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है, मतलब फाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वहां पर 0 होगी। तो यहाँ पर ये फाई स्क्वायर की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, 0 हो रही है। और यहाँ पर भी फाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ये जो वैल्यू 0 होती है वो किसको शो कर रहा है, वो हमारा 1s और 2s दोनों के बीच में ये जो रेडियल नोड है उसको शो कर रहा है। तो ये हमारा प्लॉट ये जो टच हो रहा है वो हमारा क्या बता रहा है, रेडियल नोड को शो कर रहा है। और फिर उसके बाद जैसे ही हम 2s के अंदर जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, वापिस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये प्लॉट हमारा नीचे जाने के बाद में वापिस ऊपर की ओर आएगा, जहां पर फाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और फिर 2s से हम आगे जाएंगे तो वापिस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाला जो प्लॉट है वो हमारे कौन से ऑर्बिटल को बता रहा है, 1s ऑर्बिटल को ही शो कर रहा है। इसमें आगे 2s ऑर्बिटल का डायग्राम दिया हुआ नहीं है। और ये जो फोर्थ वाले प्लॉट के अंदर यहां से यहां तक तो ये 1s ऑर्बिटल का है, फिर उसके बाद में वापस फाई स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये हमारे कौन से ऑर्बिटल का है, 2s ऑर्बिटल का। और यदि इसके बाद ये प्लॉट यदि वापस ऊपर जाता तो ये हमारा प्लॉट कौन से ऑर्बिटल का हो जाता, 3s ऑर्बिटल का। तो अब यहां पर ये क्लियर हो गया कि ये जो फोर्थ वाला जो प्लॉट है वो कौन से ऑर्बिटल को शो कर रहा है, 2s ऑर्बिटल को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 के सवाल को ध्यान से देखो। सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर सवाल के अंदर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहा है। कौन से डायरेक्शन में, तो 1 डायमेंशन के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री मूव कर रहा है। तो उसके लिए सही श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, श्रोडिंगर समीकरण कौन सी होगी वो आपको बतानी है। तो जिसको पता है वो तो आंसर दे देगा, लेकिन 99% लोग ये जो इक्वेशन है उसको देख करके ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर इस श्रोडिंगर इक्वेशन को केवल 2 मिनट के अंदर इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एग्जाम में आपका श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है वो इससे बाहर नहीं आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। जो श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन होती है उसका जो सबसे सिंपल फॉर्म जो होता है वो हमारा होता है H फाई इज इक्वल E फाई। यहाँ पर H कौन है, तो H हमारा एक ऑपरेटर है जिसका नाम क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। फाई हमारा वेव फंक्शन है, E हमारी कौन है, एनर्जी। और ये जो X दिया हुआ है वो हमारा डायमेंशन को बता रहा है, जैसे X डायमेंशन, Y डायमेंशन और Z डायमेंशन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा डायमेंशन दिया, X डायमेंशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सबसे सिंपल फॉर्म तो आपने देख लिया। अब इसके अंदर ये जो ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, वो किसके बराबर है, तो T प्लस V। T और V ये भी दोनों ऑपरेटर हैं। कौन कौन से ऑपरेटर हैं, तो यहाँ पर ये जो हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है वो हमारे सिस्टम की एनर्जी को डिनोट करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये T और V दोनों भी कौन है, एनर्जी ऑपरेटर है। मतलब T हमारा है वो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है और जो V है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। तो एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो V है वो हमारी वेलोसिटी नहीं है, वो हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अंदर ये जो काइनेटिक एनर्जी जो ऑपरेटर है, T जो कैप है, उसकी वैल्यू होती है -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, जिसमें जो h क्रॉस जो होता है ना, ये जो h क्रॉस है उसकी वैल्यू हमारी इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, h अपॉन 2 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब कभी कभी सवाल के अंदर h क्रॉस अपॉन 2m ये जो लिखा है उसकी जगह हमारा h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m भी लिखा हुआ हो सकता है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसके अंदर ये जो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था उसकी वैल्यू को हम इक्वेशन के अंदर रखते हैं।
तो H इज इक्वल T प्लस V होता है, तो H की जगह हम T और V की वैल्यू को रखेंगे, तो T की वैल्यू तो हो गई ये हमारी और V की वैल्यू हो गई ये, और फाई एक्स का फाई एक्स और इक्वल उसके बाद में ई फाई एक्स। अब यहाँ पर आगे इस ब्रैकेट को खोल देंगे और फाई को दोनों के साथ में ऐड कर देंगे, तो ये हो गया, ये हमारा फाई इधर आ गया और ये यहाँ पर वी एक्स के साथ में भी फाई एक्स आ गया। तो ये जो इक्वेशन जो आपको दिख रही है ना, ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। कैसे आई वो मैंने आपको बताया। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारी कौन सी है, वन डायमेंशनल, मतलब वन डी फॉर्म, मतलब जो पार्टिकल यदि वन डायमेंशन में यदि मूव करता है तो उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी हो जाएगी ये। और उसके बाद यदि कोई पार्टिकल थ्री डायमेंशनल के अंदर यदि मूव करता है, थ्री डायमेंशनल मतलब राउंड में यदि मूव करता है, तो उसके लिए हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी होगी, तो उसके लिए यहाँ पर जो x वाला था उसकी जगह x और y और z तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और इक्वेशन सेम यही रहेगी। तो यहाँ पर जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था उसकी जगह हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तीनों डायमेंशनल को हम ऐड कर देंगे और तीनों के लिए एक ऑपरेटर के रूप में हम इसको नोट कर देंगे। ऑपरेटर हमारा है डेल स्क्वायर, जिसको कहते हैं लाप्लाशियन ऑपरेटर। तो इस वन डायमेंशनल वाले इक्वेशन को थ्री डायमेंशनल के अंदर हम नोट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये माइनस का माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, उसके बाद में ये डेल स्क्वायर हो गया, ये तीनों डायमेंशनल का है ना, उसके बाद फाई का फाई प्लस वी एक्स। अब यहाँ पर वी एक्स की जगह एक्स हट जाएगा ना, क्योंकि ये तीनों डायमेंशनल के अंदर है, तो ये डायरेक्ट हो गया हमारा, क्या हो गया, वी फाई, और ये हो जाएगा लास्ट में ई फाई। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाती है थ्री डायमेंशनल के अंदर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन में जो सवाल है वो ये जो सारी इक्वेशन आपको दी है ना, इन्हीं इक्वेशन से रिलेटेड बार बार घुमा घुमा करके आपको ऑप्शन के रूप में दी जाएगी और उसका जवाब आपको पूछा जाएगा। तो ये जो मैंने बताया है, यदि वो आपके दिमाग में है तो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है वो गलत नहीं होगा। यहाँ पर इस सवाल के अंदर क्या पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वन डायमेंशन के अंदर मूव करता है, तो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सी होगी, तो वो हमारी वेव इक्वेशन होगी ये वाली जो आपको दिख रही है। अब ये वाली इक्वेशन हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर, उसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये माइनस का माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me डी फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स फाई एक्स इज इक्वल ई फाई एक्स। मतलब यही इक्वेशन जो हमने वन डायमेंशनल के लिए अभी हमने देखी, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दी हुई है। तो ये तीनों इक्वेशन हमारी रॉन्ग है और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो इक्वेशन जो लिखी हुई है वो हमारी सही है। ओके, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर 3D ऑर्बिटल इज, जो 3D ऑर्बिटल होते हैं उन 3D ऑर्बिटल के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स, मतलब 3D ऑर्बिटल के अंदर टोटल नोड्स कितने होते हैं उसकी संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे नोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित ऐसा एरिया जहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो के बराबर होती है या नहीं के बराबर होती है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, वो जो एरिया कहलाता है हमारा क्या कहलाता है, नोड्स कहलाता है। ऑर्बिटल में जो नोड्स होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के। एक तो होते हैं रेडियल नोड और दूसरे हमारे होते हैं एंगुलर नोड। दोनों जो नोड है उनकी कैलकुलेशन करके दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ध्यान से देखें टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर किसी भी ऑर्बिटल का, जैसे ये 3D ऑर्बिटल है या और कोई भी ऑर्बिटल हो, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर यदि हमें टोटल नंबर ऑफ नोड यदि हम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है n-1। उसके बाद में यदि हमें केवल रेडियल नोड ही निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है n-l-1। और हमें केवल एंगुलर नोड्स ही निकालना है तो उसके लिए वैल्यू हमारी कौन सी होती है, नंबर ऑफ l। तो इस सवाल के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो नोड हैं वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट टोटल नोड वाला फॉर्मूला यूज करके, या फिर दोनों नोडों को अलग अलग निकाल करके दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ नोड हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम टोटल नोड यदि डायरेक्ट निकालें तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला n-1 है, तो n की वैल्यू हमारी क्या है, 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3-1। 3-1 तो क्या हो जाएगा, टोटल नोड कितने मिल गए हमें, 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेडियल नोड है और एंगुलर नोड है दोनों अलग अलग नोड निकालते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम रेडियल नोड यदि हम निकालें तो उसके लिए n की वैल्यू क्या है, 3, l की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए क्या होगी, 2, और यहाँ पर तो 1 का 1 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0।
तो रेडियल नोड तो आगे, उसके अंदर कितने आ गए, 0 आ गए। अब एंगुलर नोड के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एल। एल की वैल्यू यहाँ पर डी ऑर्बिटल के लिए क्या होती है, तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2। तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड है ना, दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब यदि डायरेक्ट हम टोटल नोड हम निकालते हैं तो भी हमारे नोड हमें 2 प्राप्त होते हैं, और दोनों को मिला करके यदि हम टोटल नंबर ऑफ नोड निकालें तो भी इसका आंसर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड जो 3D ऑर्बिटल के लिए होते हैं वो हमारे होते हैं 2। तो इस प्रकार यदि आपको किसी भी ऑर्बिटल का यदि टोटल नोड निकालने हो, या रेडियल नोड निकालने हो, या एंगुलर नोड निकालने हो, तो ये तीनों फॉर्मूले आप ध्यान में रखें। तीनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी आपको पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, द शेप ऑफ 4px ऑर्बिटल इज, जो 4px जो कक्षक होता है, जो ऑर्बिटल होता है, उसका आकार है ना, उसका शेप हमारा कैसा होता है। तो जो p ऑर्बिटल होते हैं ना, वो p ऑर्बिटल हमारे 3 टाइप के होते हैं, px, py और pz। कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पर पूछा है, px ऑर्बिटल है ना। तो px ऑर्बिटल हमारे कोई भी सेल में हो, चाहे वो सेकंड वाले सेल में हो, थर्ड वाले सेल में हो, या फोर्थ वाले सेल में हो, px ऑर्बिटल का जो शेप होता है, जैसे हमारा ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होता है, तो इस x एक्सिस पर ये जो शेप में जो बना रहा हूं, उस शेप को आप ध्यान से देखें, ये शेप हमारा होता है किसका, px ऑर्बिटल का। तो ये शेप हमारा कौन सा है, तो ये हमारा शेप है कौन सा, डम्बेल शेप। तो px ऑर्बिटल का शेप हमारा कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है। उसी प्रकार यदि py हो, तो ये यदि डम्बेल यदि y पे बनता है तो वो हो जाएगा py, z पे बनता है तो वो हो जाएगा pz। तो px ऑर्बिटल का शेप हमारा कैसा होता है, डम्बेल शेप। p ऑर्बिटल के अलावा जो हमारे s ऑर्बिटल होते हैं, उसके बाद में जो d ऑर्बिटल होते हैं और f ऑर्बिटल होते हैं, उनके भी शेप हम देख लेते हैं। तो s ऑर्बिटल का हमारा शेप होता है कैसा, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलीय स्ट्रक्चर है ना, ये इसको कहते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये किसका होता है, s ऑर्बिटल का। उसके बाद में जो d ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल का शेप हमारा कैसा होता है, तो जैसे हमारे ये जैसे दो एक्सिस हैं, ये x और ये y, तो इस दोनों एक्सिस के ऊपर यदि डंबेल हो, है ना, जैसे एक डंबेल तो x एक्सिस पे और दूसरा डंबेल हमारा कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल। और d ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, उसमें 2 डंबेल हैं, तो ये नाम हो जाएगा इसका डबल डंबेल। और जो f ऑर्बिटल होते हैं ना, f ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डंबेल आपस में मिले हुए होते हैं, इसलिए उसका कोई फिक्स नाम नहीं है कि इसका शेप ऐसा ही होता है। इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे s ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप होता है स्फेरिकल। उसके बाद जो p ऑर्बिटल होते हैं ना, उनका शेप हमारा कैसा होता है, डंबेल शेप। और d जो ऑर्बिटल होते हैं उनके शेप होते हैं हमारे डबल डंबेल। और जो f ऑर्बिटल होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 लिस्ट दी हुई है। फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, क्वांटम नंबर, है ना, क्वांटम संख्याएं आपको दी हुई है। कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं, एक तो है n और दूसरी है l। n मतलब कौन सी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। और l का मतलब कौन सा क्वांटम नंबर, l हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विघंशी क्वांटम संख्या। तो ये जो n और l है ना, दोनों क्वांटम नंबर की वैल्यू से हमें किसका नाम पता करना है, तो हमें नाम पता करना है, लिस्ट सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब कक्षक, है ना। तो इन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल का नाम हमें क्या करना है, बताना है, उसको मैच करना है। तो बहुत ही सिंपल है। इस n और l की वैल्यू से हम ऑर्बिटल के नाम हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। तो ये जो ऑर्बिटल के ये जो नाम दिए हुए हैं ना, 3d, 2p, 4s और 5f, इसमें जो आगे नंबर लिखे हुए हैं, कौन कौन से नंबर, 3, 2, 4 और 5, वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, वो हमारे होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू हमारी यहाँ पर इस ऑर्बिटल के आगे लिखी होती है। और उसके बाद हमारा जो d, p, s और f, ये जो ऑर्बिटल के जो नेम लिखे हैं वो नेम हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे प्राप्त होते हैं l की वैल्यू से। l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि ये जो l की वैल्यू होती है, उस l की वैल्यू से ये जो ऑर्बिटल होते हैं उनके नेम हम कैसे निकालते हैं। तो जब l की वैल्यू हमारी 0 होती है तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। फिर जब l की वैल्यू यदि 1 होती है तो हमारा वो कौन से ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, p ऑर्बिटल के लिए।
और L की वैल्यू 2 हमारे कौन से ऑर्बिटल के लिए होता है, d ऑर्बिटल के लिए, और L की वैल्यू जब 3 होती है तो वो हमारा कौन सा ऑर्बिटल होता है, f ऑर्बिटल। तो ध्यान से देखें, जब n की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है उनके आगे जो नंबर लिखे हुए वो भी हमारा कौन सा होगा, 2 होगा, और L की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। तो L की वैल्यू 1 है, वो कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है, हमारे p ऑर्बिटल के लिए। तो A के अंदर जो n और L की वैल्यू है वो हमारा उसके लिए जो ऑर्बिटल होगा वो हमारा कौन सा होगा, 2p ऑर्बिटल। फिर उसके बाद जो हमारा B है, B के अंदर हमारा n की वैल्यू है 4, मतलब यहाँ पर जो ऑर्बिटल कौन सा होगा, ये 4 वाला। और यहाँ पर L की वैल्यू क्या दी है, 0। L की वैल्यू 0 कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है, s ऑर्बिटल के लिए। तो ये 4 के साथ s ही है, मतलब ये हमारा मैच हो जाएगा थर्ड के साथ। फिर उसके बाद C के अंदर हमारा क्या है, n की वैल्यू हमारी 5 है, मतलब ये ऑर्बिटल हमारा होगा ये 5 वाला, और L की वैल्यू हमारी क्या है, 3। तो 3 कौन से ऑर्बिटल के लिए होता है, f ऑर्बिटल के लिए, मतलब ये क्लियर, बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद में हमारा जो D वाला है, D वाले के अंदर L की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, तो ये 3 वाला ऑर्बिटल हो जाएगा। और उसके साथ जो L की वैल्यू है वो कितनी है, 2। तो 2 जो L की वैल्यू होती है वो हमारे कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है, D ऑर्बिटल के लिए, मतलब ये D वाला मैच हो जाएगा फर्स्ट वाले के साथ। तो जो ऑप्शन दिए हो गए उसके अंदर हम चेक कर लेते हैं। ए वाला मैच हो रहा है हमारा सेकंड के साथ, ए वाला सेकंड हमारे दो ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद में जो बी वाला मैच हो रहा है थर्ड के साथ, बी वाला मैच दोनों के अंदर हो रहा है। उसके बाद में हमारा सी वाला मैच हो रहा है फोर्थ के साथ, सी वाला फोर्थ कहाँ पर है, तो सी वाला फोर्थ है हमारे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। और डी वाला है वो किसके साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट वाले के साथ। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके। Energy and radius of first Bohr orbit of He plus and Li2 plus are He plus और Li2 plus की ऊर्जाएं और प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्याएं हैं, जिसके लिए आपको क्या दिया गया, एक तो गिवन RH हमारे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल, और A0 हमारा दिया है 52.9 पिकोमीटर। तो इस सवाल के अंदर हमें निकालना क्या है, तो हमारा जो He प्लस आयन जो है उसकी एक तो निकालनी है एनर्जी और दूसरी उसकी निकालनी है रेडियस, और उसी के साथ हमारा जो Li2 प्लस है उसकी भी हमें निकालनी है एनर्जी और उसके साथ हमें निकालनी है उसकी रेडियस। मतलब इस दोनों आयनों की एनर्जी और दोनों आयनों की रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो दोनों की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है En इज इक्वल माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे दोनों आयनों की एनर्जी। और रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारा है आर एन इज इक्वल A0 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये दोनों फॉर्मूले यदि आपको पहले से याद हो तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो। तो ध्यान से देखें कि इन दोनों आयनों की एनर्जी और रेडियस की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जो भी आयन होते हैं उनकी एनर्जी का कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपके सामने है, En इज इक्वल माइनस आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और उसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारा है आर एन इज इक्वल A0 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो इन दोनों फॉर्मूले के अंदर हमारा जो आर एच है, आर एच हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी है 2.18 इंटू 10 की पावर -18, और A0 की वैल्यू हमारी दी है यहाँ पर 52.9 पिकोमीटर। अब यहाँ पर ये जेड स्क्वायर और ये एन स्क्वायर कौन है, तो जेड हमारा होता है एटॉमिक नंबर। दोनों जो आयन है उनके एटॉमिक नंबर हमें लिखने हैं, और एन हमारा है नंबर ऑफ शेल, कोश की संख्या हमें नोट करनी है कि कौन से कोश की हम एनर्जी निकाल रहे हैं या कौन से कोश की हम रेडियस निकाल रहे हैं, वो हमारी हो जाएगी एन की वैल्यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं He प्लस आयन। He प्लस आयन की एनर्जी, कौन से कोश की एनर्जी निकालनी है, तो पहले वाले कोश की। क्यों निकालनी है, क्योंकि जो He प्लस आयन है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पहले वाले सेल के अंदर है, तो पहले वाले सेल की एनर्जी हम निकालेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आर एच, तो ये माइनस आर एच की वैल्यू हमने रख दी। जेड स्क्वायर में जेड हमारा है एटॉमिक नंबर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और कौन से सेल की एनर्जी निकालनी है, तो एन स्क्वायर में एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर का हो जाएगा 4 और 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा -8.70 इंटू 10 की पावर -18 जूल। तो ये तो होगी उसकी एनर्जी। अब उसके साथ He प्लस आयन की हम जब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला आपके सामने है। अब रेडियस भी कौन से सेल की निकालनी है, तो रेडियस हमें निकालनी है फर्स्ट बोर ऑर्बिट है ना, प्रथम बोर कक्षा की रेडियस हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा A0 की वैल्यू हमारी है 52.9। उसके बाद एन स्क्वायर के अंदर हमारी एन की वैल्यू कौन से सेल की निकालनी है, तो फर्स्ट वाली सेल की, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। और जेड हमारा एटॉमिक नंबर हमारा है 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। इसका मतलब 52.9
को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 26.45 पिकोमीटर। ये प्राप्त होगी उसकी रेडियस। उसके बाद Li2+ जो आयन है उसकी भी एनर्जी और रेडियस का कैलकुलेशन करते हैं। तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला हमारे है E1 Li2+, मतलब Li2+ की फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Li2+ के अंदर भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पहले शेल के अंदर है, फर्स्ट शेल के अंदर है। तो E फर्स्ट वाले शेल की एनर्जी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर RH की वैल्यू हमने रख दी। उसके बाद Z हमारा एटॉमिक नंबर हमारा जो लिथियम का होता है वो 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। और N हमारा होता है कौन से शेल की? पहले वाले शेल की निकालनी है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार हमें वैल्यू प्राप्त होती है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई 9। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा -19.62 इंटू 10 की पावर -18 जूल। तो ये तो प्राप्त हो गई उसकी एनर्जी। अब उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं उसके रेडियस की। तो रेडियस Rn कौन से शेल की निकालनी है? तो पहले वाले शेल की। तो R फर्स्ट Li2+, जिसमें A0 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 52.9, तो ये हो गया 52.9। और N स्क्वायर, N कौन से शेल की निकालनी है? फर्स्ट वाले शेल की, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और Z हमारा एटॉमिक नंबर कौन सा है? 3, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 3। तो ये हो गया हमारा 1 स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पर 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, मतलब 52.9 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 17.63 पिकोमीटर। तो इस प्रकार से हमने He+ और Li2+ दोनों आयनों की एनर्जी और रेडियस की जो कैलकुलेशन की है वो आप ध्यान में रखें और हमारा जो सवाल है उसके अंदर देखें। तो इस सवाल के अंदर He+ और Li2+ दोनों की ऊर्जाएं, मतलब दोनों की एनर्जी और प्रथम बोर कक्षा फर्स्ट बोर ऑर्बिट की जो रेडियस जो है वो हमने कैलकुलेशन की है। और जो आंसर हमें मिले हैं वो हमारा ऑप्शन हमारा है थर्ड, जिसके अंदर एनर्जी Li2+ की मिलती है -19.62। उसके बाद Li2+ की जो रेडियस हमें प्राप्त हुई 17.6 पिकोमीटर। उसके बाद He+ की हमारी जो एनर्जी प्राप्त हुई -8.72 इंटू 10 की पावर -18 जूल। और उसकी जो रेडियस प्राप्त होती है 26.4 पिकोमीटर। मतलब जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनडीए एग्जाम 2025 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको ये जो 4 स्टेटमेंट जो दिए हैं, ये जो 4 कथन आपको दिए हैं, उसमें से कौन सा कथन हमारा सही है उसका जवाब हमें देना है। तो पहला कथन हमारा है A neutron is formed by combination of an electron and a proton. Therefore, it is neutral. न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के संयोजन से बनता है, इसलिए वह उदासीन न्यूट्रल होता है। तो ये कथन ये कह रहा है कि हमारा जो न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऋणावेश और धनावेश दोनों के संयोजन से बनता है और न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है, ऐसा कह रहा है। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों अपने आप में अलग हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता नहीं है। न्यूट्रॉन अपने आप में एक अलग पार्टिकल है, इसलिए हमारा जो पहला कथन है वो सही नहीं है। दूसरा कथन हमारा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ ए प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 गुना होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो द्रव्यमान, उसका जो मास होता है वो कितना होता है? तो वो होता है हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और हमारा जो प्रोटॉन होता है उसका मास कितना होता है? तो उसका मान होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो जब दोनों का हम अनुपात निकालते हैं, दोनों के मास का यदि हम अनुपात निकालें E/P, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1/1836। ये रेशो हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशो है वो हमारा 1/2000 के लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या है? सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। मतलब ये जो बी वाला कथन है वो हमारा क्या है? सही है। तो इसमें हमारा कौन सा कथन सही था? वो ऑप्शन तो हमें मिल गया कि हमारा जो बी वाला कथन है वो क्या है? सही है। लेकिन इसके साथ सी और डी वाले कथन क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग घेंगा गोइटर के उपचार में किया जाता है। तो ये कथन ये कह रहा है कि हमारा जो कोबाल्ट जो होता है उसका जो समस्थानिक होता है, उसका जो आइसोटोप होता है, उसका उपयोग घेंगा के उपचार में किया जाता है। तो क्या ये सही है? तो ये हमारा सही नहीं है,
क्योंकि कोबाल्ट के जो आइसोटॉप है, कोबाल्ट का जो समस्थानिक है, उसका उपयोग तो कैंसर के इलाज में किया जाता है, घेंगा या गोइटर के उपचार में नहीं किया जाता है। तो फिर ये जो घेंगा जो रोग है, जो गोइटर है, उसके उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके उपचार के अंदर हमें आयोडीन 131 जो उसका आइसोटॉप है, इसका यूज किया जाता है। कोबाल्ट के आइसोटॉप का यूज नहीं किया जाता है। तो हमारा जो सी वाला जो कथन है वो भी हमारा सही नहीं है। लास्ट कथन चेक कर लेते हैं कि जे थॉमसन proposed that the nucleus of an atom contain only neutrons। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या ये कथन सही है? तो ये कथन हमारा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जे थॉमसन जो था उसने दिया था हमारा प्लम पुडिंग मॉडल। इसने न्यूक्लियस है ना, नाभिक के बारे में कुछ भी बताया नहीं था। नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। जे थॉमसन ने जब अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया उस समय उसको न्यूक्लियस के बारे में जानकारी नहीं थी। मतलब ये हमारा कथन क्या है? गलत है, ये हमारा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो सही कथन प्राप्त हुआ वो हमारा था ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनडीए एग्जाम 2025 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम was discovered by जे चैडविक। जे चैडविक ने परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से किस कण की खोज की थी? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पहले से पता भी होगा कि जेम्स चैडविक ने नाभिक के अंदर कौन से कण की खोज की थी। तो वो कण हमारा कौन सा है? न्यूट्रॉन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, इनकी खोज किसने की? तो जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी की थी जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद प्रोटॉन की खोज हमारी किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज हमारी की थी ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने सबसे पहले जो कैनाल किरणें थी उसके अंदर पॉजिटिव जो पार्टिकल, जो धनात्मक जो कण होते हैं, उनकी खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज तो हमारी की थी ई गोल्डस्टीन ने। अब प्रोटॉन नाम किसने दिया था? तो वो हमारा दिया था रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के नाम के साथ साथ में जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, उसकी भी खोज हमारी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और बहुत सारी बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि हमारी जो प्रोटॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने भी की थी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रोटॉन की खोज हमारी की थी ई गोल्डस्टीन ने, और उसके बाद जो प्रोटॉन की जो वास्तविक खोज है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, उसकी खोज हमारी की थी रदरफोर्ड ने। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा जो पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन की खोज हमारी की थी डी एंडरसन, जिनका पूरा नाम है कार्ल डी एंडरसन, और उन्होंने हमारी किसकी खोज की थी? पॉजिट्रॉन की। और न्यूट्रॉन की खोज हमारी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। उसके बाद एक बात और ध्यान में रखें कि हमारा जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इनका जो मास होता है वो क्या होता है? सेम होता है, लगभग समान होता है, अप्रोक्सीमेटली। और उसी प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है, भले इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन दोनों का जो मास होता है वो मास हमारा क्या होता है? दोनों का सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली दोनों का सेम मास होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, जूनियर केमिस्ट एग्जाम 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल, आइसोडाइफर ऑफ 29Cu65 इज 29Cu65 का आइसोडाइफर है। तो 29Cu65 जो है उसका आइसोडाइफर कौन सा है वो हमें निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा आइसोडाइफर क्या होता है। तो आइसोडाइफर का मतलब होता है ये जो एलिमेंट होते हैं उनके न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर। तो एक तो न्यूट्रॉन के नंबर और एक एटॉमिक नंबर, दोनों को हम माइनस करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी और वही वैल्यू किसी और एलिमेंट की होगी तो वो हमारे दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोडाइफर। तो हमारे ये जो एलिमेंट है उसके n-z की वैल्यू क्या है उसको चेक करते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालेंगे? तो ये 29 हमारा एटॉमिक नंबर है और 65 हमारा एटॉमिक मास है। तो हमारा जो एटॉमिक मास जो है 65 में से हमारा एटॉमिक नंबर 29 को हम माइनस करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है? 36। तो ये 36 कौन है? ये हमारे न्यूट्रॉन के नंबर है। तो न्यूट्रॉन के नंबर हो जाएंगे 36 और एटॉमिक नंबर हमारा कितना है? 29। तो Z हो जाएगा हमारा 29, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 7। तो ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से जिस एलिमेंट की n-z की वैल्यू यदि 7 प्राप्त होती है तो वो हमारा हो जाएगा इसका आइसोडाइफर।
तो सबसे पहले चेक करते हैं 11 Na 24, तो उसकी n माइनस जेड की वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 24 में 11 को माइनस करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी 13 और z की वैल्यू हमारी कितनी है? 11। तो 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर n माइनस जेड की वैल्यू कितनी? 7 है और यहाँ n माइनस जेड की वैल्यू कितनी है? 2। मतलब दोनों सेम नहीं है, मतलब ये इसका आइसोडाइफर नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर n माइनस जो z की वैल्यू है वो 7 नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन हमारा है 26 Fe56, तो उसके n की वैल्यू हमारी हो जाएगी, उसका एटॉमिक मास हमारा 56 माइनस एटॉमिक नंबर 26, दोनों को माइनस करेंगे तो n की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू हमारी हो जाएगी 30 और उसकी z की वैल्यू हमारी है 26 और 30 माइनस 26 हमारी उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। मतलब यहाँ पर भी n माइनस जेड की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी इसका आइसोडाइफर नहीं है। ऑप्शन थर्ड जो है 27 CO60, उसकी n की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 27 मतलब 33 और माइनस z की वैल्यू हमारी है 27। तो 33 के अंदर 27 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 6। तो यहाँ पर भी 7 और 6 दोनों वैल्यू सेम नहीं है, मतलब ये भी इसका आइसोडाइफर नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन हमारा है 24 Cr55, इसको चेक करते हैं। तो उसमें जो न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालेंगे? तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो 55 माइनस 24, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 31 और 31 में z हमारा कौन है? 24, तो 31 में 24 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 7। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 के अंदर n माइनस जेड की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है 7 और यहाँ पर जो इसके अंदर भी n माइनस जेड की वैल्यू कितनी है? 7। मतलब दोनों के अंदर n माइनस जेड की वैल्यू सेम प्राप्त हो रही है, मतलब ये इसका क्या है? आइसोडाइफर। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा हो जाएगा सही आंसर। ओके, नीट एग्जाम 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n is equal to into n is equal 3 and n is equal 4 into n is equal 6 transitions respectively is। जब एक हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः n बराबर 2 से n बराबर 3 और n बराबर 4 से n बराबर 6 संक्रमण करता है तब अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होता है। यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमें ये कह रहा है कि हमारा कोई हाइड्रोजन एटम है, इसका एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इसका ये पहला शेल है, उसके बाद उसका ये दूसरा शेल और उसके बाद में ये तीसरा शेल। जो उसका फर्स्ट शेल होता है वो हमारा होता है n बराबर 1, सेकेंड शेल हमारा होता है n बराबर 2 और थर्ड हमारा शेल है n बराबर 3। अब इन शेल के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जैसे मान लो ये सेकंड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे सेकंड वाले शेल से थर्ड वाले शेल में जा रहा है। यहाँ सेकंड से कहाँ जाता है? वो थर्ड में जा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 2 से n बराबर 3 के अंदर जा रहा है उस समय अवशोषित प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो हमारी है λ1 और उसके बाद जब हमारा इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 6 में भी जा रहा है तो उस समय भी जो हमारी अवशोषित प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो हमारी है λ2। तो ये जो दोनों ट्रांजिशन हो रहे हैं उन दोनों ट्रांजिशन के अंदर जो हमारी λ1 और λ2 है उन दोनों का जो अनुपात होगा वो अनुपात क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हाइड्रोजन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जब संक्रमण करता है, जब ट्रांजिशन करता है, तब अवशोषित प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसको निकालने का फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है 1/λ इज इक्वल r, r हमारा होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जिसमें हमारा r होता है रिडबर्ग कांस्टेंट और n1 और n2 कौन है? तो हमारे जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है वो हमारे n1 और n2 की क्या होती है? वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर हम रखते हैं और जो वेवलेंथ है ना, जो तरंग दैर्ध्य हमें निकालनी है उसकी वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं। तो यदि आप निकाल सकते हो तो निकालने का प्रयास जरूर करें, नहीं तो ध्यान से देखें कि ये अनुपात कैसे निकालते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ होती है, उसको निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया 1/λ इज इक्वल r, ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो फर्स्ट ट्रांजिशन के अंदर हमारी जो लैम्बडा हो जाएगी वो हो जाएगी λ1। तो 1/λ1 इज इक्वल r, ब्रैकेट n1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और n2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये r का तो r ही रहेगा और ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9,
तो ये हमारा हो गया, जब दोनों को माइनस कर देंगे तो R 5/36, तो ये हो गया हमारा 1/λ1। तो λ1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36/5R। उसी प्रकार हमारा जो सेकंड ट्रांजिशन, जो सेकंड संक्रमण जो हमारा हो रहा है n/4 से n/6 में इलेक्ट्रॉन जब संक्रमण करता है तो उस समय का लैम्डा हमारा हो जाएगा λ2। तो 1/λ2 इज इक्वल R, तो यहाँ पर n1 हमारा हो गया 4, तो 1/4 स्क्वायर माइनस n2 हमारा हो गया 6, तो 1/6 स्क्वायर। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल R 1/, ये तो हो गया 16 और ये हो गया हमारा 36। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा R 5/144। तो ये तो हो गया हमारा 1/λ2 की वैल्यू है ना। तो λ2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 144/5R। अब हमें क्या निकालना है, λ1 और λ2 जो वैल्यू प्राप्त हुई है उन दोनों का रेशो हम निकालते हैं। तो दोनों की वैल्यू को हम रखेंगे, तो दोनों की वैल्यू को रखने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 5R से 5R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर एक तो बचेगा 36 और नीचे हो जाएगा 144। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। इसका मतलब λ1 और λ2 दोनों का जो रेशो, जो अनुपात हमें प्राप्त होता है वो होता है 1/4। तो यहाँ पर जब n/2 से n/3 और n/4 से n/6 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जब संक्रमण करता है, जब ट्रांजिशन करता है, तो दोनों की जो वेवलेंथ होती है, दोनों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, उसका जो अनुपात हमें प्राप्त होता है 1/4। जो हमारा सेकंड ऑप्शन वो हमारा हो जाएगा सही आंसर। ओके।